गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आइए, जयराम केसरवारी इंटर कॉलेज करनाईपुर में आप सबका स्वागत है। मैं अरुण सर आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। कक्षा 10 क्लासेस आज चलेगी। कक्षा 10 की क्लासेस आज चलेगी। कक्षा 10 के क्लासेस में पहला पार्ट जो है आपका है पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर पाचन तंत्र होता क्या है, किसे कहते हैं पाचन तंत्र। देखिए, भोजन के रूप में जो जटिल पदार्थ हम लोग लेते हैं उनको सरल रूप में अपघटित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। और इस क्रिया को कार्यान्वित करने के लिए या सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए जो है शरीर में एक तंत्र पाया जाता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। सरल भाषा में अगर इसकी परिभाषा हम लोग देखें तो इस बनेगी, जैसे भोजन को चबाना, चबाए हुए भोजन को निगलना, निगले हुए भोजन को पचाना तथा अपच भोजन को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही पाचन तंत्र कहलाती है। तो पाचन तंत्र जो होता है ये भोजन में पाचन करने के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार के एंजाइम्स का स्राव होता है। इसलिए अध्ययन की सुविधा हेतु हम जो है इस पाचन तंत्र को दो भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन करेंगे। तो पहला होगा हमारा आहार नाल, आहार नाल, और दूसरा जो होगा भाग उसे हम कहेंगे पाचक ग्रंथ। ये दो भाग हैं, इन दो भागों के अंतर्गत हम जो है ये पाचन तंत्र पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है हम आहार नाल को पढ़ेंगे। आहार नाल को जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो जो मानव का आहार नाल होता है यह 8 से 10 मीटर लंबी जो है आहार नाल होती है। कितने जो है 8 से 10, और इसके जो है निम्नलिखित 6 भाग होते हैं। यह जो है 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर लंबी होती है और इसके जो है 6 भाग होते हैं। जैसे नंबर 1 जो है मुख कह लीजिए, मुख है, इसी को जो है एक और नाम से जानते हैं मुख गुहा। ठीक है, अगला है मुख के बाद ग्रसनी आती है और अगला है ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली। फिर आपका चौथा आता है जिसे कहते हैं आमाशय, आमाशय कहते हैं इसे। उसके बाद पांचवा आपका आता है जिसे कहते हैं छोटी आंत। क्या कहते हैं? छोटी आंत। और छठवां और अंतिम आहार नाल का जो भाग होता है इसे कहते हैं बड़ी आंत। ये जो है आहार नाल के 6 पार्ट्स हैं। अब इसका अध्ययन हम लोग जो है एक चित्र के माध्यम से देखेंगे कि कौन कौन सा पार्ट किस जगह पर स्थित होता है। अगर हम चित्र बनाएंगे तो आसानी से हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा पार्ट किस जगह है। तो हम लोग जो है एक फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। एक फिगर बनाएंगे पाचन तंत्र का, उसमें देखेंगे तो देखिए फिगर बन रहा है जो है इसको वैसे हम बना दे रहे हैं। मेन जो हमें डाइजेशन पाचन पढ़ना है सिर्फ उसी को फोकस करना है।
देखिए बन रहा है। ये हमारा मुख गुहा है। इसके बाद ग्रसनी आ गई। ग्रसनी के बाद ये ग्रास नली है। अब देखिए ग्रास नली के बाद ये आमाशय बन रहा है। आमाशय हो गया। आमाशय के बाद ये हमारा ये ग्राहड़ी हो गई। देखिए ग्राहड़ी के बाद ये हमारी छोटी बड़ी आज पहले हम स्ट्रक्चर ले लेंगे इसका। ये हमारा रेक्टम हो गया, इसे मालाशय कहते हैं। अब हम छोटी हाथ को बना लेंगे। बस उतना ही बनाना है कि जितना जो है समझ में आ सके कहाँ क्या क्या होता है। इस बनाने में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, वो समय का भी ध्यान देना है। ये हमारा बनके तैयार हो गया। इस तरह से हम बना सकते हैं। चलिए काम अच्छा बन गया है। चलिए अब लोग देख लेते हैं। बन गया। हम लोग देख लेते हैं कौन सा पार्ट कहाँ पे स्थित होता है। तो ये है हमारा मुख, और इसी को एक नाम और हम बताए थे जिसे कहते हैं मुख गुहा। 6 पार्ट को पहले हम देखेंगे जो आपको लिखवाया गया था पहले अभी। उसके बाद ग्रसनी का आता है नंबर 2, हम ग्रसनी बताए थे।
तो ग्रसनी जो होती है हमारे यहाँ कंठ के पास की जो है इस संरचना को जो है ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी यहाँ होती है। ग्रसनी के बाद देखिए एक लंबी सी आती है, इसे ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रास नली। आहार नाल का तीसरा जो पार्ट है वो ग्रास नली है और ये यहाँ स्थित होती है। ग्रास नली के बाद ये देखिए आमाशय है। आमाशय, आमाशय के बाद ये हमारी छोटी आंत है। छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद ये जो है बड़ी आंत। बड़ी आंत ये है। ये 6 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6। थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा बना है तो हम देख लेते हैं। ये इसे क्या कहेंगे? यकृत या लीवर कहेंगे। ये क्या है? अग्न्याशय है। अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज। ये है ग्रहणी। चलिए जो है इसका बताया जाएगा। ये चित्र है। अब हम सबसे पहले जो है पहले पार्ट को देखेंगे और इसमें जो है मुख आता है। मुख, माउथ। मुख में क्या है? मुख किसे कहते हैं? भाई मुख तो सबके पास है, तो जानते हैं कि परिभाषा को भी। 2 होठे से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? मुख कहते हैं। और ये मुख जो होता है एक ये जो है मुख गुहा में जाके खुलता है। किसमें खुलता है? मुख गुहा में खुलता है। और पाचन की जो क्रिया होती है यह मुख गुहा से ही प्रारंभ होती है। पाचन की क्रिया मुख गुहा से ही प्रारंभ होती है। इसलिए जो है अब मुख गुहा में जो होते हैं कई प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जैसे नंबर 1, ऐसा पहले मुख खोलेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? दांत। दांत, तो हम जो है सबसे पहले दांत के बारे में देख लेते हैं। आखिर दांत क्या है? मुख गुहिका में 2 जबड़े होते हैं। कितने जबड़े? 2 जबड़े। 2 जबड़े होते हैं। दोनों जबड़ों में दांत जो होते हैं पंक्तिबद्ध लगे हुए होते हैं। और एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। मनुष्य में कितने दांत? 32 दांत। लेकिन अगर पूछा जाए कि शिशुओं में दांतों की संख्या कितनी होती है, थोड़ा मुश्किल होगा। तो कभी कभी पूछ भी लेता है, तो आपको जानना होगा कि शिशुओं में जो है दांतों की संख्या कितने होते हैं? 20 होते हैं। और रही बात हाई स्कूल की क्लास चल रही, इसमें कभी कभी जो है 1 नंबर में पूछा जाता है शिशु दंत सूत्र या मनुष्य दंत सूत्र। तो हम लोग देख लेते हैं सभी चीज। तो दांत मनुष्य में 32, शिशुओं में 20। अब हम लोग देखते हैं दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत जो होते हैं ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। चारों का देख लेते हैं। नंबर 1 आता है जिसे कहते हैं कृंतक। कृंतक जो है यानी कि अंग्रेजी इसको भाई जानना जरूरी है। इंसाइजर। इंसाइजर किसे कहते हैं? नंबर 2 जो आता है उसे रदनक कहते हैं। क्या कहते हैं? रदनक। इसको अंग्रेजी में कैनाइन। और तीसरा जो आता है उसे क्या कहते हैं? अग्रचवर्णक। क्या कहते हैं? अग्रचवर्णक। इसे अंग्रेजी में प्रीमोलर। और जो चौथा आता है इसे चवर्णक कहते हैं। इसे अंग्रेजी में मोलर कहते हैं। अंग्रेजी बताना जरूरी है क्योंकि दंत सूत्र निकालने के लिए अंग्रेजी का जो है वो होता है। अब देखिए कृंतक जो होता है ये 2 जोड़ी होता है। 2 जोड़ी यानी कि 4 दांत। 2 जोड़ी
एक जबड़े में जो है दांत, 4 दांत, यानी जो देखिए आगे के जो चौड़े, ये ऊपरी जबड़े में जो चौड़े चौड़े दांत दिख रहे हैं 4 ना, ये जो दांत हैं इसे कृंतक कहते हैं। और ऐसे सेम जो है निचले जबड़े में भी 4 दांत होते हैं, इसे कृंतक कहते हैं। ये क्या करता है, इसका कार्य क्या है, यह जो है भोजन को उतरता है। क्या करता है, भोजन को उतरता है। अब देखिए दूसरा, अब ये कृंतक के जस्ट बाद वाले दांत देखिए, ऊपरी जबड़े में 2 नुकीले दांत, एक इस तरफ एक इस तरफ। ऐसे सेम जो है निचली जबड़े में भी एक इस तरफ और एक इस तरफ, एक नुकीले दांत होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रत्नक कहते हैं। ये दांत भाई हम लोगों में कम विकसित होता है, लेकिन जो मांसाहारी जीव होते हैं इनमें पूर्ण रूप से यह दांत विकसित होता है। क्यों, क्योंकि ये जो है चीरने फाड़ने का कार्य करता है, मांस को कच्चा खाने में ये दांत इस्तेमाल करते हैं। हम लोग में बहुत कम इसका यूज है, कभी गन्ना उन्ना चूसते हैं तब रत्नक का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, बाकी इसका उपयोग हम लोग बहुत कम करते हैं। और ये कितना होता है भाई, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो हम ऊपरी जबड़े के लिख रहे हैं केवल, यानी कि एक जोड़ी, कितने, एक जोड़ी मतलब 4 2 दांत। ये क्या करता है, क्या बताया गया इसका कार्य, या जो है चीरता फाड़ता है। अब देखिए अग्र चौड़ा, अब रत्नक के जस्ट बाद के जो जो है 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, और नीचे भी 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, रत्नक के जस्ट बाद वाले 2 दांत क्या कहलाते हैं, अग्र चौड़क, यानी कितना, 2 जोड़ी। अब इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद यानी कि लास्ट के 3 दांत इस तरफ और लास्ट के 3 दांत इस तरफ, यानी ऊपरी जबड़े में भी यही सिस्टम जो है, निचली जबड़े में भी लास्ट के जो 3 दांत बचते हैं, इसे क्या कहते हैं, चौड़क कहते हैं। इसे जो है 3 जोड़ी। और ये जो दोनों दांत जो होते हैं, यह भोजन को क्या करते हैं, बारीक पीसते हैं। बारीक पीसने का कार्य ये जो है चौड़क और अग्र चौड़क करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा कि भाई दंत सूत्र कैसे बनेगा। तो दंत सूत्र के लिए जो है, देखिए ये सूत्र होता है हमारा दंत सूत्र का, यही लिख लेते हैं, ICPM और M बटे फिर वही लिख देंगे, यानी कि ये ऊपरी जबड़ा हो गया और ये निचली जबड़ा। अब चूंकि जोड़े में लिखेंगे हम, इसलिए जो है संख्या काउंट करने के लिए हम 2 कर देंगे, तो दंत सूत्र हमारा आसानी से निकल आता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले एक मनुष्य में, मनुष्य का दंत सूत्र क्या होगा। देखिए यही सूत्र पे हम लोग इसको रख देंगे। आई कितना, कई जोड़ी है, 2 जोड़ी। सी कितना है, 1 जोड़ी। पीएम कितना है, 2 जोड़ी। और यम कितना है, 3 जोड़ी। फिर सेम यही रख देंगे, 2 1 2 3 इंटू 2 कर देंगे। अब देखिए बराबर कर देंगे भाई, इसी मैथ के हिसाब से कैलकुलेशन इसको नहीं करना है। अब 2 जबड़े देख रहे हैं, जो है 2 जबड़े देख रहे हैं, इसलिए जो है इसको ऐसे देखेंगे, 2 1 3 3 2 5 5 3 8, हम ऊपर 8 लिख देंगे। यही 2 1 3 2 5 3 8 इंटू 2। अब बताएगा 2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि जोड़े में है इसलिए 2 लिखा जाता है, लिखा गया है। देखिए 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 ना, यानी कि ऊपरी जबड़े में 16 और निचली जबड़े में 16, कुल कितने दांत हो गए, 32 दांत। ये जो है मनुष्य का दंत सूत्र हुआ, जो हमेशा ही 1 नंबर में हाई स्कूल की परीक्षाओं में पूछा जाता है। मनुष्य का पूछेगा या शिशु का पूछेगा, तो शिशु में भी शिशु का दंत सूत्र हम ऐसे निकाल लेंगे।
इसमें क्या होता है, शिशुओं में 20 दांत बताया गया कि शिशुओं में 20 दांत कुल होते हैं। इनमें जो मोलर की संख्या होती है, ये प्रीमोलर की संख्या इनमें नहीं पाई जाती, 0 होता है। देखिए इनमें भी जो दांत की संख्या होगी, दंत सूत्र जो हमारा होगा, इनमें अगर प्रीमोलर को जो है हम 0 कर देंगे तो जो है हमारा दंत सूत्र कैसे बनेगा, ये कृंतक इस साइड में 2 जोड़ी रहेंगे, एक जो है रत्नक एक रहेगा, प्रीमोलर हम 0 कर देंगे, हाँ, और जो ये अंतिम में मोलर होता है ये केवल 2 जोड़ी होता है, यानी 2 1 0 2 इंटू 2 कर देंगे बराबर 2 1 3 2 5 5 ऊपर 5 नीचे इंटू 2 कर देंगे 5 दूना 10, 10 ऊपर 10 नीचे बराबर कितने कुल होंगे 20। ये जो है शिशु का दंत सूत्र है। इसमें से 1 नंबर में हमेशा यह क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इसको ध्यान दीजिए, देंगे इसको उतार लेंगे सब लोग। हाँ, अगला पार्ट हम दूसरा देखेंगे, मुख गुहा ये हमारा समाप्त हुआ। इसमें जो है और मुख गुहा में क्या होता है, लार होती है, जीभ होता है, जीभ होता है। तो जीभ के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, जीभ करता क्या है। को मिटा दे रहे हैं। जीभ में देखिए ये एक जीभ बन गई। जीभ में क्या होता है, मुख गुहा के सतह पे पाई जाती है जीभ। इसमें छोटे छोटे रसांकुर होते हैं, इस तरीके से रसांकुर होते हैं जो भोजन के स्वाद का अनुभव कराते हैं। ठीक है, भोजन के स्वाद का जो है ये अनुभव कराते हैं कि हाँ भाई भोजन कैसा है, इनका जो है स्वाद के लिए यही जीभ ही जिम्मेदार होती है। जीभ देखिए ये क्या होता है, इसमें सिस्टम बने जिससे कि भाई भोजन अगर मीठा है ना, भोजन अगर मीठा है या कह लीजिए भोजन का अग्रभाग जो होता है या भोजन का मीठापन बताता है, और जो पश्च भाग होता है ये कड़वा अगर भोजन है तो पश्च भाग, जीभ का पश्च भाग जो है कड़वेपन का अनुभव कराता है। ये अग्रभाग है और मान लीजिए ये पश्च भाग है। और जो होता है जो पार्श्व किनारा वाला जो भाग होता है, यानी कि ये वाला पार्ट किनारे का जो पार्श्व वाला होता है, ये खट्टेपन का अनुभव कराता है। खट्टेपन का अनुभव ये जीभ के पार्श्व भाग कराता है। और देखिए जो अग्रभाग का अंतिम भाग होता है, ठीक है, अग्रभाग का अंतिम जो भाग होता है या क्या कैसा अनुभव कराता है, अग्र छोर का अंतिम सिरा किसका अनुभव कराता है, नमकीन का। कि अगर भोजन नमकीन है, अग्र छोर का अंतिम भाग जो है इसका अनुभव कराता है। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद भाई जीभ के बाद हम लोग देखेंगे लार। तो लार जो होता है, जैसे मनुष्य में लार ग्रंथियों से स्रावित होती है। लार ग्रंथियां जो होती है मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी भाई लार ग्रंथियां पाई जाएगी। और इनमें लार से अनेक प्रकार के एंजाइम्स का स्राव होता है, जिसके बारे में जो है हम जब पाचक ग्रंथियां पढ़ेंगे, पाचक ग्लैंड्स पढ़ेंगे, तब उसमें इस लार ग्रंथियां का अध्ययन हम जो है विस्तार पूर्वक करेंगे। अब हम चलते हैं इसके दूसरे भाग पे। मुख गुहा हमारा समाप्त हुआ, फिर आती है हमारी ग्रसनी। क्या आती है, ग्रसनी। ग्रसनी देखिए क्या करती है ये भाई, मुख गुहा के बाद का भाग ग्रसनी कहलाता है। कैसे, मुख गुहा के बाद का भाग ग्रसनी कहलाता है। और यह जो होता है ये 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है जिसे ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी में खास बात इसका कार्य क्या होता है, इसमें देखिए ग्रसनी में एक बड़ा सा छिद्र होता है जिसे घाटी ढक्कन कहते हैं। क्या कहते हैं, घाटी ढक्कन कहते हैं। अब देखिए घाटी ढक्कन का क्या कार्य होता है। घाटी ढक्कन में देखिए जब ये क्या करता है, जैसे हम भोजन को करते हैं, भोजन को जैसे हम निगलते हैं ना, तो भोजन को निगलने के बाद ये घाटी ढक्कन जो होता है ये घाटी द्वार पे जाके
रुक जाता है, यानी उसको ढक लेता है। तो जो भोजन करते हैं वो श्वास नली में भोजन ना जाके बल्कि ये जो है इस ग्रसनी से होता हुआ भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। तो ये हुआ हमारा ग्रसनी। अब देखते हैं ग्रसनी के बाद का भाग ग्रास नली कहलाता है। ग्रास नली में कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें जो है अनेक कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें श्लेष्मा पाया जाता है एंजाइम, जिसकी वजह से भोजन जो है फिसलता है और फिसल के जो है ये आमाशय में आके पहुंच जाता है भोजन। तो अब हम लोग जो है देखते हैं आमाशय कि आमाशय क्या होता है। आमाशय बहुत छोटा होता है, या लगभग 25 सेंटीमीटर का चौड़ा लंबाई में या होता है, चौड़ाई में भी आहार नाल का लगभग सबसे चौड़ा पार्ट होता है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं। इसमें कोई रसांकुर नहीं पाए जाते हैं, परंतु भोजन में जो है इसमें रसांकुर पाए जाते हैं। इसमें कई प्रकार के रसांकुर पाए जाते हैं, जैसे इसके 3 भाग होते हैं। पहले को कहते हैं ग्राहड़ी कहते हैं, आमाशय पढ़ रहे हैं हम। इनमें मुख्य रूप से भाई जठर ग्रंथियां होती है। जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है, और इस जठर रस में 4 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जैसे HCl एक प्रकार का जो है यह एंजाइम होता है। दूसरा जो होता है श्लेष्मा होता है। क्या होता है? श्लेष्मा होता है। तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं पेप्सिन। क्या कहते हैं? पेप्सिन। और चौथा जो होता है उसे रेनिन। देखिए HCl क्या काम करता है? भोजन जब इसमें आमाशय में आ जाता है तो HCl का मुख्य रूप से ये कार्य होता है कि यह जो है भोजन को अम्लीय बना देता है, और जो भोजन के साथ जीवाणु आते हैं हमारे शरीर में, हमारे आमाशय में पहुंचते हैं, या HCl उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। उसके बाद श्लेष्मा आता है। श्लेष्मा में क्या होगा? श्लेष्मा के कारण भाई अगर जैसे समय से हम भोजन ना करें, या कि जो है भोजन को उल्टा सीधा ज्यादा खा लें, या जो है किसी कारणवश जो है ये अगर सावधानी नहीं बरते तो क्या होता है कि जो है हमारा आमाशय में जलन होने लगती है, आमाशय जो है दर्द करने लगता है। क्यों दर्द करने लगता है? अगर भाई भूख का एहसास हुआ तो सिग्नल हमारा दे दिए भूख मतलब भोजन का, और भोजन अगर हम नहीं पाते हैं उस समय तो पेट में जलन क्यों होती है? क्योंकि HCl का स्राव हो गया, सिग्नल दे दिया हमारा मस्तिष्क HCl का स्राव हो गया, और श्लेष्मा का जो है स्राव नहीं हो पाया, तो आमाशय जो है ये इसमें दर्द होने लगता है। और देखिए साथ करके भाई बताना है तो थोड़ा, तो पेप्सिन के बारे में। पेप्सिन जो होता है यह प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और जो रेनिन होता है यह भी जो है प्रोटीन का ही पाचन करता है। जैसे कि शिशुओं में जो होता है ये दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है, इसका पाचन जो है ये रेनिन ही करता है। ठीक है, रेनिन ही इसका जो है करते, इसलिए जो है अगर इसको बच्चे को, छोटे बच्चे का 6 महीने का शिशु है, अगर इसको कुछ खिला पिला दिया जाता है तो वसा का पाचन नहीं कर पाता है। इसमें श्लेष्मा HCl का स्राव तो होता नहीं, श्लेष्मा का स्राव नहीं होता ना, इसमें सिर्फ रेनिन का स्राव होता है। इसलिए डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि बच्चे को जो है 6 महीने तक माँ का ही दूध पिलाया जाए, वही इसका सर्वोत्तम आहार होता है। ले या अब देखिए, अब आता है जो है 5वां नंबर छोटी आंत। हम लोग अब जो है छोटी आंत के बारे में देखेंगे। छोटी आंत आखिर होती क्या है? तो यह जो है छोटी आंत या भोजन के पाचन का जो है मुख्य केंद्र होती है। भोजन के पाचन का लगभग अधिकांश क्रिया इसी छोटी आंत में होता है। ठीक है, देखिए इसमें जो है रसांकुर पाए जाते हैं, बहुत सारे रसांकुर पाए जाते हैं जो भोजन को पचाते हैं। जैसे इसमें न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, वसा आदि का, इन सभी चीज़ों का पाचन इसी में होता है। इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग। एक जो होता है इसे इसे कहते हैं ग्राहड़ी, एक ग्राहड़ी होती है, और दूसरा जो होता है यह है जिसे मध्यांत कहते हैं, और तीसरा जो होता है इसे शेषांत कहते हैं। तीन भाग
या होता है। ये बहुत छोटी होती है, लगभग 2.4 सेंटीमीटर की, 2.5 सेंटीमीटर की, और जो मध्यांत होती है यह जो है 2.4 की होती है, और जो शेषांत होती है ये इसे शेषांत कहते हैं, लास्ट वाले भाग को इसे शेषांत कहते हैं, यह जो है 3.4 सेंटीमीटर लंबी होती है। शुरुआती में जो प्रोटीन्स होते हैं, शुरुआती भोजन में आप पचने के बाद जो आता है भोजन, इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वसा होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, इन जो है इन सभी का जो है पाचन की क्रिया के फलस्वरूप इन सभी का जो है पाचन इसी जो है छोटी आंत में संपूर्ण हो जाती है। इसके बाद आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत आ जाता है, बड़ी आंत। देखिए बड़ी आंत यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है। आहार नाल का बड़ी आंत अंतिम भाग होता है, जो ये छोटी आंत और बड़ी आंत में यह मिली होती है, इसे जो है सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं इसे। इसे जो शरीर जो भोजन आपच हो जाता है, यहाँ तक भोजन जब पच जाता है, पचने के बाद भोजन जो पचने के बाद इसमें से जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब निकल जाते हैं, जो आपच भोजन बचता है या मालाशय यहाँ पहुँचता है बड़ी आंत में। अब देखिए इसमें अंगुली के समान जो है एक संरचना दिख रही है, जिसे कहते हैं, इसको हम नहीं लिखे, जिसे कहते हैं कृमि रूप परिशेष्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिशेष्या। इसे अंग्रेजी में अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। चलिए इसके 3 भाग होते हैं। एक को कहते हैं, इसको 3 भागों में जो है बांटा गया है। पहला जो है उनका गया सीकम, दूसरा पहला सीकम भाग कहलाता है, दूसरा जो होता है यह कोलन कहते हैं, और तीसरा जो होता है इसे मालाशय कहते हैं। 3 भाग ये होता है। देखिए भाई सीकम ये भाग हो गया, ये शाकाहारी जंतुओं में काफी बड़ा होता है। बड़ा अच्छा होता क्यों है? क्योंकि जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज का मुख्य रूप से पाचन इसी में होता है, इसलिए शाकाहारी में जो है ये बड़ा होता है। ये इसे परिशेष्या क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक प्रकार का जो है हमारे शरीर में, मानव के शरीर में या एक प्रकार का अवशेषी अंग मात्र आ गया है, बस इसका कोई उपयोग हमारे शरीर में नहीं है, इसलिए जो है ये इसे जो है यहाँ है। अच्छा इसमें होता क्या है? अपेंडिक्स कैसे, इसमें अपेंडिक्स जैसे हम लोग जानते हैं अपेंडिक्स होता कैसे है। अब देखिए जैसे भोजन का पाचन हो रहा है, पाचन के फलस्वरूप चावल का एक कण जो है ठीक से हमारा दांत बारीक नहीं कर पाया, और चावल का कोई एक कण इससे होता हुआ जो है यहाँ आ गया, इसमें फंस गया। इसमें जब फंस जाता है चावल का एक कण, तो भाई ये कोशिकाओं की बनी होती है, तो ये इसमें सूजन आने लगती, इसमें फंसा है चावल का एक कण, तो ये सूजन आने लगी, जिससे फूलने लगेगा। जब ये फूलने लगेगा तो दर्द होने लगेगा, दर्द यहाँ चालू हो जाएगा। तो यार एक समय अंतिम स्टेज आता है, अगर कोई इसको ऑपरेशन करके निकलवा लेते हैं, नहीं निकलवा पाते हैं तो ये जो है अगर ये सूजते पहले फैलते एक सीमा होती है, उससे ज़्यादा अगर फैल जाएगी कोई चीज़ फट जाती है, तो ये फट जाएगी तो जो है ब्लास्ट हो जाएगी, तो ये सारा सिस्टम जो है ये नीचे गिरने लगेगा और ये आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसको जो है डॉक्टर काट के निकाल देते हैं, इसमें अवशेषी मात्रा आ गया है, इसका कोई उपयोग ही नहीं है, इसलिए डॉक्टर इसको जो है काट के निकाल देते हैं। जो है ये अपेंडिक्स हो जाती, बहुत बड़ा ये बीमारी नहीं है। उसके बाद ये देखिए ये उल्टे यू के आकार का, ये यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या कहलाता है? कोलन। कोलन ये उल्टे यू के आकार का होता है। और देखिए इसके बाद आहार नाली या सॉरी ये बड़ी आंत का अंतिम भाग क्या कहलाता है? मालाशय। इसको मालाशय कहते हैं। ये क्या है? मलद्वार, एनस। ये रेक्टम है, ये एनस है। देखिए मालाशय ये क्या होता है? ये जो है यहाँ की दीवार बहुत पेशियां बहुत फैलती हैं,
बहुत पतली सी पेशियाँ, शरीर की सबसे पतली पेशियाँ लगभग यही होती हैं। अब ये देखिए आपच भोजन यहाँ शरीर से ये होता होगा बड़ी आंत से, यहाँ आ गया, यहाँ इकट्ठा हो गया मलाशय में, और समय समय से जो है ये क्या करता है, मल को त्याग कर देता है, मल द्वार के माध्यम से मल का त्याग कर देता है। ये पूरा सिस्टम एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं पाचन की क्रिया को। ये मुख गुहा से पहले भोजन का प्रथम पाचन की क्रिया मुख गुहा से होती है। पाचन क्रिया करने के बाद ये भोजन जो है ग्रसनी में पहुंचता है। ग्रसनी में जो घाटी ढक्कन होता है, घाटी ढक्कन उससे ढक जाता है घाटी द्वार, जिसकी वजह से ये श्वास नली बंद हो जाती है और भोजन ग्रसनी से होता हुआ सीधे आमाशय में आता है। आमाशय में काफी देर तक भोजन रुकता है, इसमें कई प्रकार के एंजाइम भाग लेते हैं, और उसके बाद ये ग्राही से होता हुआ ये भोजन छोटी आंत में होता है। तो पाचन की संपूर्ण क्रिया जो है ये छोटी आंत में हो जाती है। उसके बाद ये भोजन ऐसे आपच पदार्थ जो बनता है ये जो है बड़ी आंत से होते हुए मलाशय में पहुंचता है। मलाशय से समय समय से ये जो है ये बाहर हो जाता है। अब हम लोग जो है इस यकृत के बारे में और अग्नाशय के बारे में अभी आपने पढ़ा है। अभी हम सिर्फ आहार नाल पढ़े हैं, अभी पाचक ग्रंथियां हम लोग को पढ़ना बाकी है। तो हम लार ग्रंथियां और यकृत और अग्नाशय के बारे में, पाचक ग्रंथियां जब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम इन तीनों चीजों का जो है अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।